शहर इक़्तिदार में ये जो एक परसेप्शन है, ये जो तासुर है, ये गलत है कि आमिर फ़ारूक साहब इसलिए ये चीज़ कर रहे हैं, इसलिए ये इक़दाम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर उन्होंने इमरान खान को साइफ़र केस में इसलिए बरी किया है कि वो निज़ाम को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर मुझे ऊपर नहीं लेके जाओगे तो फिर मैं भी इस तरह के फ़ैसले दूंगा कि आपके लिए मैं मसला बन जाऊँगा, आपके गले की हड्डी बन जाऊँगा और आपको मुझे ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। ये बात हो रही है। मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान खान साहब को साइफ़र केस में इसलिए बरी किया कि अगर आमिर फ़ारूक साहब बरी ना करते तो ये फ़ैसला 1-1 से बराबर हो जाता। उसकी वजह यह है कि मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं वो कैटेगोरिकल ये बात कह चुके थे कि हम कई माह से ये अपील सुन रहे हैं, हम मैरिट्स को डिस्कस कर चुके हैं, हर चीज़ को देख चुके हैं। और जो प्रोसिक्यूशन है, इनके जो हामिद अली शाह साहब हैं, उनसे पहले दिन ये सवाल किया गया था कि जिस तरह से इमरान खान का ये ट्रायल चला है, जिस तरह से सरकारी वकला वहाँ पे मुकर्रर किए गए, इमरान खान के वकला को बाहर कर दिया गया, जिस तरह की जिरा हुई है, जिस तरह से एविडेंस रिकॉर्ड हुआ है, जिस तरह से 14 साढ़े 14 घंटे तक केस चला है, जिस तरह रात लेट नाइट तक ये केस चला है, अदालती टाइम के बाद तक चला है, छुट्टी के दिन चला है, जिस तरीके से अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन साहब ने ये केस चलाया और इससे पहले 2 बार इसके ट्रायल को कलअदम किया था मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने, और तीसरी बार उससे भी बड़े ब्लंडर्स किए हैं। तो क्या आप इस ट्रायल को सपोर्ट करते हैं कि दुरुस्त हुआ? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मैं इसको डिफेंड करूंगा कि ये बिल्कुल ट्रायल ठीक हुआ है। तो फिर यहाँ पे एक स्मार्ट मूव की इमरान खान साहब के बुकला ने, सलमान सफदर साहब ने और उनकी टीम ने, कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब हमें इस ट्रायल पे एतराज़ है। उन्होंने कहा जो ट्रायल इन्होंने कर छोड़ा है हमारी गैर मौजूदगी में, हम इसके मुताबिक मेरिट के ऊपर दलाइल देंगे, टेक्निकल बुनियादों पे नहीं, मेरिट के ऊपर, कि इन्होंने अपने अंदाज से जो ट्रायल किया है उसको ही हम साबित करेंगे कि इसके मुताबिक भी इमरान खान की सज़ा नहीं बनती थी, जो ट्रायल यकतरफा इन्होंने किया है। देखें अब होता क्या, अगर आमिर फ़ारूक साहब ये करते और कहते कि जी एक 2 बार ये तासुर मिला और हुकूमत मुसलसल ये बता रही थी कि आमिर फ़ारूक साहब इसको रिमांड बैक करेंगे, आमिर फ़ारूक साहब इसको इमरान खान को बरी नहीं करेंगे। और सच्ची बात यह है कि आज तक नून लीग की हुकूमत ने आमिर फ़ारूक साहब के बारे में जितनी भी प्रेडिक्शंस की हैं वो 100% दुरुस्त साबित हुई हैं। ये पहला मौका है कि आमिर फ़ारूक साहब के बारे में उनकी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई है। अच्छा, इसकी वजह जो दोबारा कहूँगा ये नहीं है कि आमिर फ़ारूक साहब ने इसलिए ये फैसला दिया कि वो कहते हैं कि फिर ठीक है, फिर मुझे नहीं ऊपर लेके जा रहे तो मैं ये करूँगा। क्योंकि देखें, आमिर फ़ारूक साहब अगर सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो जाते, होना उन्हीं को चाहिए था, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं थे, तो उन्होंने जो मेयारात कायम किए थे जिस पे उमर अब्बास बंदियाल साहब के नाक में उन्होंने दम करके रखा हुआ था, उसके मुताबिक तो आमिर फ़ारूक साहब को ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब को नून लीग नहीं लेकर जाना चाहती थी, नून लीग सपोर्ट नहीं कर रही थी, शरीफ खानदान नहीं चाहता था कि आमिर फ़ारूक साहब ऊपर जाएं, क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब अगर सुप्रीम कोर्ट जाते तो मोहसिन अख्तर कैनी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कोर्ट बन जाते। और इस वक्त आप सबके सामने है कि मोहसिन अख्तर कैनी साहब क्या कर रहे हैं, किस तरह के फैसले दे रहे हैं, किस तरह के ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, तो ख़ासतौर पर लापता अफराद के केस में तो हुकूमत और ये निज़ाम अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे मसला ये हुआ कि अगर आमिर फ़ारूक साहब ये कहते कि इमरान खान को मैं बरी नहीं कर रहा, मैं रिमांड बैक कर रहा हूँ, और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब बरी कर देते, तो 1-1 से ये फैसला बराबर हो जाता। फिर ये मामला जाना था रेफरी जज के पास। और दिलचस्प बात यह है कि रेफरी जज कोई भी होता तो वो उन्हीं 6 जजेस में होता जो 6 जजेस पहले लेटर लिख चुके हैं, और वो इसी केस का साइफर वाले का जिस तरह से ये सारे नीचे ट्रायल चल रहे हैं, जजेस लगाए जा रहे हैं, इस सारे प्रोसेस पे वो सवालात उठा चुके हैं, वो बता चुके हैं कि जो है वो नीचे क्या हो रहा है, ज़िली अदालतों में किस तरह से ट्रायल चलाए जा रहे हैं, किस तरह से अदलिया बेवकत हो गई है, किस तरह से जजेस को हिरासत किया जा रहा है, कैसे उनके घरों में क्रैकर फेंके जा रहे हैं, कैसे फाइनेंशियली करप्ट लोगों को जज लगाया जा रहा है, किस तरह से मतलब वो सारा वो चीज़ें लिख चुके हैं। तो ये मामला जाना था रेफरी जज के पास। मसलन किसके पास जाता? मोहसिन अख्तर कैनी के पास साहब के पास जा सकता था, ये तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास जा सकता था, ये अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास जा सकता था, सरदार इजाज़ इसा खान साहब के पास जा सकता था, ये बाबर सत्तार साहब के पास जा सकता था, ये समन रिफत इम्तियाज़ साहब के पास जा सकता था। ये इनमें से किसी भी जज के पास जाता तो वही चीज़ होती जो इससे पहले हुई। इससे पहले क्या हुआ? टेरियान केस में फैसला महफूज हुआ। फैसला महफूज होने के बाद आमिर फ़ारूक साहब ने एक प्रेस रिलीज के जरिए बेंच तहलील कर दिया, वो कर ही नहीं सकते थे, और बाद में पता चला कि वो रिक्यूज़ कर गए। रिक्यूज़ वो कर ही नहीं सकते थे। क्यों नहीं रिक्यूज़ कर सकते थे उसकी भी मैं वजह आपको बताऊँ। ये तो ऐसे ही है कि एक मामला जाए सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में किसी भी जगह पे, और एक बेंच बन जाए, चीफ जस्टिस एक बेंच बना दे। जब चीफ जस्टिस बेंच बना ले और फैसला चीफ जस्टिस कहे कि ये फैसला होना चाहिए, और 2 और जजेस कहें कि नहीं ये होना चाहिए फैसला, तो चीफ जस्टिस खुद को रिक्यूज़ कर ले और बेंच तहलील हो जाए। ये क्या बात हो गई? ये तो सीधा सीधा मिसकंडक्ट है, और ये तो वो कर ही नहीं सकते थे, और ये हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन हैं, इसके ऊपर काजी फैसला का नोट है, इसके ऊपर जैसे मंसूली शाह का नोट है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें हुआ ये है
कि आमिर फ़ारूक साहब ने, मैंने आपको बता दिया कि इसलिए इमरान खान को बरी किया कि उनके पास ऑप्शन कोई नहीं था। 2 बार नहीं बल्कि टोटल 4 बार ये तासुर मिला कि आमिर फ़ारूक साहब दोबारा उसी तरफ जा रहे हैं कि इसको रिमांड बैक कर दें, क्योंकि उन्होंने सलमान सफदर साहब से पूछा कि अच्छा ये बताएं कि ये जो कह रहे हैं कि आप इसको रिमांड बैक कर दें तो इस पर आप क्या कहते हैं। तो उस पर फिर उन्होंने दलाइल दिए, उन्होंने बताया कि कैसे आप रिमांड बैक नहीं कर सकते। तो एक तो ये वाला हो गया, ऐसा नहीं है। दूसरी मैं आपको दलील दे देता हूँ कि देखें, अगर आमिर फ़ारूक साहब इस तरह से चीज़ें करने लगे होते जैसे मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब मेरिट पे चीज़ें कर रहे थे, तो फिर क्या होता? फिर इमरान रियाज खान के केस में वो चीज़ ना होती जो आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान रियाज खान के केस में की है। फिर आमिर फ़ारूक साहब वो चीज़ ना करते जो उन्होंने इस्लामाबाद में 3 हलकों के हवाले से जो चीज़ उन्होंने की। उसमें क्या हुआ? उसमें यह हुआ कि ये सारे आए, यानी शुएब शाहीन साहब, आमिर मुग़ल साहब, अली बुखारी साहब, इस्लामाबाद से जो तीनों फॉर्म 45 वाले जो जीते हुए हैं, उन्होंने आकर कहा कि जनाब वो इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें दी हैं नून लीग वालों ने कि इलेक्शन पिटिशन ट्रांसफ़र कर दें, इलेक्शन कमीशन उसको सुन रहा है, हम आपके पास आए हैं कि आप स्टे कर दें। पहले तो हुआ ये कि जब उन्होंने पिटिशनें दायर की तो उसके ऊपर एतराज़ लग गए। एतराज़ के साथ लगे तो आमिर फ़ारूक साहब ने क्या किया? उन्होंने जनाब कहा कि एतराज़ात मैं दूर कर रहा हूँ, आप जाके नंबर लगवाएं। उन्होंने कहा सर वो स्टे कर दें, नीचे फैसला कर देंगे। उन्होंने कहा आप नंबर लगवाएं फिर देख लेते हैं। इससे ये बात अंडरस्टूड थी, कमरा अदालत में बैठे हुए सब लोगों को ये नज़र आ रहा था कि जब भी कोई जज इस तरह की बात करता है उसका मतलब ये होता है कि आप नंबर लगवा लें, अभी सुन लेते हैं। लेकिन सबको ये पैगाम गया, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर हैं या जो वकला जो ज़्यादा इन चीज़ों को जानते हैं, उन्हें पता था कि आमिर फ़ारूक साहब आज नहीं लगाएंगे, अगर उन्हें लगा दिए तो मौजज़ा होगा। वही हुआ, उन्हें नहीं लगाया। अगले दिन फिर वो उस वक्त केस सुना जब इलेक्शन कमीशन उसको काफ़ी आगे बढ़ा चुका था। फिर उन्होंने कहा कि जी फैसला महफूज में ऑर्डर करूँगा, और ऑर्डर में उन्होंने स्टे नहीं दिया। यानी उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा साहब को और इलेक्शन कमीशन मेंबरान को फ्री हैंड दे दिया कि आप कर दें फैसला कि ये इलेक्शन पिटिशन जो हैं वो ट्रांसफ़र की जाती हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से, क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं वो जिस पेस पे लेकर चल रहे हैं, तो ये तीनों सीटें नून लीग की जो है वो उनके हाथों से जा रही हैं। तो इसलिए ये बात, ये तासुर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि अगर ये तासुर बना शहर इक़्तिदार में कि आमिर फ़ारूक साहब अब ऐसे फ़ैसले देंगे जिस तरह वो बाकी 6-7 जजेस दे रहे हैं मेरिट के ऊपर, तो अब आमिर फ़ारूक साहब भी ऐसे फ़ैसले देंगे जो हुकूमत के लिए दर्द सर बन जाएंगे, हुकूमत के लिए मसला बन जाएंगे। और फिर वही होगा जो मलिक शहजाद साहब के मामले में हुआ, क्योंकि मलिक शहजाद साहब को नहीं, पहले उनका कहीं नाम नहीं था कि उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा। लेकिन जब उन्होंने 4 चीज़ें की, पहला उन्होंने 7 ट्रिब्यूनल लगाने का कहा जो आज़ाद जजेस हैं उनको लगाने का कहा, दूसरा उन्होंने ATC के जजेस, आज़ाद जजेस लगाने का कहा, तीसरा उन्होंने जो रिकाउंट के नाम पे PTI की सीटें छीनी गई वो ऐसे बेंचेस बनाए जो वापस आ गई, चौथा उन्होंने वकला के हवाले से उनकी पॉलिसी थी वो, इन चारों चीज़ों की वजह से नून लीग उनको कहा कि उनको ऊपर लेके आना है। काजी साहब ने नून लीग के स्टांस को, काजी साहब का मौक़िफ़ और नून लीग का मौक़िफ़ एक हो गया, और काजी साहब मलिक शहजाद साहब को ले आए सुप्रीम कोर्ट, और उनके अब सुप्रीम कोर्ट आने से अब लाहौर में और पंजाब में सूरत हाल बड़ी PTI के लिए संगीन होगी। तो मलिक शहजाद साहब जो कर रहे थे ना वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि मुझे सुप्रीम कोर्ट लेके जाएं, वो तो ज़ाहिर अपनी लेगेसी बना रहे थे कि तारीख़ में क्या उनको याद किया जाएगा कि जब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बने थे तो वो छोटे या बड़े अमीर भट्टी बन गए थे, या वो एक आज़ाद जज थे, अपने हलफ से वफा करने वाले थे, इस मुल्क से वफा करने वाले थे, पाकिस्तान से वफा करने वाले थे। ये फैसला उन्होंने करना था। और अब उनका जो बड़ा थोड़ा सा ये टाइम था बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, ये हमेशा याद रखा जाएगा, इसका हवाला दिया जाएगा, उनकी आने वाली नस्लों की भी रिस्पेक्ट होगी, लोग उनकी इज़्ज़त करेंगे, एहतराम करेंगे, अकीदत से उनको मिलेंगे कि यार ये मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब का रिश्तेदार है, उनका करीबी अजीज़ है, उनकी फैमिली में से है, उनके ख़ानदान में से है, वो अजीम जज जिसने चीफ जस्टिस बनकर और आज़ाद जज के तौर पर अपने हलफ के मुताबिक फ़ैसले किए थे। अब आप बताएं ना, क्या जहाँ पे अमीर भट्टी साहब के अजीज़ व अकारिब हैं, क्या वो फ़ख्र से बता सकते हैं कहीं पे कि हम अमीर भट्टी के रिश्तेदार हैं? और अगर मलिक शहजाद अहमद ख़ान के जो रिश्तेदार हैं वो तो फ़ख्र से कहेंगे, तारुफ़ कराएंगे कि मैं मलिक शहजाद अहमद ख़ान का ये रिश्तेदार हूँ, और अमीर भट्टी साहब का रिश्तेदार तो बताएगा नहीं कि मैं अमीर भट्टी का रिश्तेदार हूँ। यानी इस तरह की उनकी परसेप्शन है लोगों के अंदर और पाकिस्तान के अंदर। इतने ये देखें इस वक्त पाकिस्तान जिस जगह के ऊपर खड़ा हुआ है, लोग फैसला कर रहे हैं कि कौन किस साइड पर खड़ा है। जो दुरुस्त साइड पे खड़े हैं उनकी इज़्ज़त एहतराम में वक्ती तौर पे वज़ीर अताब हो सकते हैं, उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन उनकी आने वाली नस्लों की भी इज़्ज़त और एहतराम होगा। और जो दूसरी साइड पे खड़े हैं वो वक्ती तौर पे तो बड़े उनको फ़ायदे मिले हुए हैं, नौकरियाँ भी मिली हुई हैं, सारा कुछ मिला हुआ है, पैसा भी है, प्रोटोकॉल भी है, सारा कुछ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये लोग मुँह छुपाते फिर रहे होंगे, और लोग इनके जो इनके करीबी लोग हैं वो भी नहीं बताएंगे कि वो इनके अजीज़ व अकारिब हैं। इस तरह की इन लोगों के किरदार हैं। तो बहरहाल मैंने आपको अर्ज़ कर दिया कि ऐसा नहीं है कि आमिर फ़ारूक साहब ने इसलिए इमरान खान को बरी किया कि वो सुप्रीम कोर्ट ताकि उनको ले जाया जाए और वो इस निज़ाम को ब्लैकमेल करें।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। आमिर फारूक साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं था, एक एक से बराबर हो जाता मामला रेफरी जज के पास, किसी के पास भी जाता, वो फैसला करता कि जनाब ये मियां गुल साहब का फैसला ठीक है, और फिर इमरान खान बरी हो जाते और आमिर फारूक साहब को एक और धचका लग जाता, क्योंकि टेरियान केस में जो हुआ था, इन्होंने जब बेंच तहलील करके नया बेंच बनाया, तो वो जो नया बेंच बना था, तारिक महमूद जहांगीरी साहब और दो और जजेस, एक उसमें से अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे और तीसरी शायद समन रिफत इम्तियाज़ साहबा थी, तो उस बेंच ने वही फैसला किया कि दो जजेस क्योंकि ऑलरेडी फैसला कर चुके हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये टेरियान केस नाकाबिल समाअत है, तो लिहाजा वही फैसला दुरुस्त है, और उन 3 जजेस ने बैठ के और वो 2 जजेस के फैसले को अपहोल्ड कर दिया। तो आमिर फारूक साहब का वो सारा मामला वो खू खाते हो गया, जिस तरह से उन्होंने बेंच तहलील किया था और इमरान खान का कहा था कि ये काबिल समाअत है और ये केस चलना चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।